हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज हम समझने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें बताता है कि अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होती है, यानी थर्ड पर्सन के जो ओपिनियंस होते हैं वो कब रेलेवेंट होंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। ये दिया गया है सेक्शन 39 से लेके 45 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और ये आपका चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही आता है, जो सेक्शन 3 से लेके 50 तक तथ्यों की सुसंगति यानी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर ही आता है। मैंने बताया था पहले भी कि ये जो चैप्टर है ये आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं, इसलिए हम इसको एक वीडियो में कवर ना करके हम एक एक टॉपिक को समझेंगे जिससे चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाएँ। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कोर्ट के जजमेंट्स कब रेलेवेंट होते हैं, वो दिए गए थे सेक्शन 34 से लेके 38 तक, और ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है 39 से लेके 45 तक। आपको सेक्शंस पता होने चाहिए, मेन प्रोविजंस पता होने चाहिए किसी भी टॉपिक के, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही आपका बीएस से इम्पॉर्टेंट, और जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलती हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको बीएसए के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होती है, यानी ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन्स कब रेलेवेंट होता है। देखो, जो हमारा बीएसए है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें सेक्शन 39 से लेके 45 तक के जो प्रोविजंस होते हैं उसमें एक्सपर्ट एडवाइस की बात हुई है, जो एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देते हैं या फिर जो थर्ड पर्सन होते हैं उनकी ओपिनियन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसमें कुछ अलग चीज़ें दी गई हैं और आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कौन कौन से ओपिनियन की और किन सब्जेक्ट से रिलेटेड ओपिनियंस की बात हो रही है। तो सबसे पहले सेक्शन 39 से आपका स्टार्ट होता है। सेक्शन 39 बात करता है एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की। सेक्शन 39 में बताया गया है काफ़ी सारी चीज़ों को, जैसे ये ऐसे व्यक्तियों की राय के बारे में बात करता है जो मामले से तो संबंधित नहीं होते हैं, मतलब ना तो वो पार्टीज़ होते हैं, ना उनका मैटर से कोई भी लेना देना होता है, यानी जो थर्ड पार्टी हैं उनके ओपिनियन के बारे में ये सारे सेक्शंस बात करते हैं। और सेक्शन 39 जो है वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की बात कर रहा है, और ये हमें बताता है कि एक्सपर्ट कौन होता है। ठीक, इसमें देखो 5 चीज़ें दी गई हैं जब हम इस सेक्शन को देखते हैं, जिसके बारे में हम एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं। तो वे 5 चीज़ें हैं आपकी। सबसे पहले फॉरेन लॉ, जो विदेशी विधि होती है। सेकंड है साइंस। थर्ड है कला, यानी कि जो आर्ट होती है। हस्तलेख मीन्स हैंड राइटिंग। और नेक्स्ट आता है अंगुली चिन्ह, यानी जो फिंगर इम्प्रेशन होते हैं। तो वो 5 चीज़ें हैं यहाँ पर जो इस सेक्शन में बताई गई हैं। और ये सेक्शन कहता है कि अगर कोर्ट को इन 5 चीज़ों में से किसी के बारे में कोई ओपिनियन फ्रेम करना, मतलब कोई भी राय बनानी हो, तो कोर्ट को अगर राय बनानी हो तो कोर्ट इन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ के बारे में जो विशेष रूप से कुशल व्यक्ति होंगे, यानी कि जो स्पेसिफिकली जो स्पेशल रूप से जो स्किल्ड पर्सन होगा उसका ओपिनियन लेगा, और वो रेलेवेंट फैक्ट होगा यहाँ पर, और ऐसे पर्सन को ही यहाँ पर एक्सपर्ट कहा जाएगा। समझ आया कि सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन भी दिए गए हैं, बट हमें अभी इलस्ट्रेशन भी हम समझेंगे एक एक करके, लेकिन इसका एक सब सेक्शन 2 भी है जिसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो पहले सब सेक्शन 2 देख लेते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है कि जब कोर्ट को किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल के द्वारा कलेक्ट की गई या कुछ भी चीज़ अंदर स्टोर करके अगर इन चीज़ों में रखी गई हो, चाहे वो कंप्यूटर में रखी गई हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म में रखी गई हो, उसके बारे में अगर कोर्ट को कोई भी ओपिनियन फ्रेम करना है, कोई भी राय बनानी है, तो जो आईटी एक्ट है 2000 वाला, उसके सेक्शन नंबर 79A में जो भी दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, उसके परीक्षक की राय यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट होगी। तो ये सब आपका आईटी एक्ट से रिलेटेड है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के बारे में कोर्ट को अगर किसी भी एक्सपर्ट के ओपिनियन तो लेने ही पड़ते हैं, कभी कभार ऐसा हो ही जाता है, तो ओपिनियन एग्जामिनर जो होता है उसका लिया जाएगा यहाँ पर, वही रेलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का मतलब होता है कंप्यूटर में कोई पीडीएफ हो गई, कोई फ़ोन की वीडियो हो गई, तो वो यहाँ पर असली है या नहीं, और वो उसी फ़ोन से बना हुआ है या नहीं, वो सब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस एग्जामिनर से एग्जामिन यहाँ पर कराए जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है।
अब दृष्टांत को समझने से पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें बताया गया है कि इस सबसेक्शन में यानी सबसेक्शन 2 की बात हो रही है, उसका परीक्षक एक विशेषज्ञ होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एग्जामिनर होता है वो भी एक एक्सपर्ट यहाँ पे माना जाएगा। बात कर लेते हैं इलस्ट्रेशन की। तो दृष्टांत की अगर बात करूँ तो पहला दृष्टांत ये कहता है कि मान लो अगर प्रश्न ये है कि क्या ए की मृत्यु किसी विष से हुई है। विष मतलब जहर, पॉइजन। तो जिस पॉइजन के बारे में ये अनुमान है कि उससे ए की मृत्यु हुई है, उस विष से पैदा हुए लक्षण के बारे में जो एक्सपर्ट जो भी ओपिनियन देते हैं वो यहाँ पर रेलेवेंट होगा। तो विष के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, प्रश्न ये है कि क्या एक काम करते समय, कोई एक्ट करते समय चित्त विकृति मतलब पागलपन एक तरीके से करने के कारण उस काम के नेचर, जो भी उसने किया उसके नेचर को जानने में असमर्थ था, मतलब उस समय उसको पता नहीं था कि जो वो कर रहा है उस एक्ट का नेचर क्या है। तो इस प्रश्न पर अगर ओपिनियन लिया जाए किसी एक्सपर्ट का तो वो यहाँ पर रेलेवेंट होगा कि क्या ए के द्वारा ए में जो लक्षण देखे जा रहे हैं वो चित्त विकृति से ही, मतलब चित्त विकृति के ही हैं, क्या उसके कारण व्यक्तियों को उन एक्ट की प्रकृति जानने में असमर्थ बना देती है। वो सारे लक्षण ऐसे हैं जिन्हें वे करते हैं या तो वे दोषपूर्ण हैं या फिर वो लॉ के अगेंस्ट हैं। तो ये इन सब चीज़ों पे अगर किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना हो तो वो यहाँ पर रेलेवेंट माना जाएगा। केस लॉ देख लेते हैं। केस का नाम है मुबारक अली अहमद बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी साक्षी को मतलब गवाह को राय देने के लिए उसको अधिकार दे दिया जाए कि वो अपना ओपिनियन दे, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी न्यायिक कार्यवाही का प्रत्यायोजन हो जाएगा। ठीक है ना। गवाह का कार्य है कि वो उन फैक्ट के बारे में बताए जो उसने देखे हैं या खुद सुने हैं या किसी और अन्य तरीके से महसूस किए हैं। ये नहीं कि उसने उन तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकाला, वो बात बताने के लिए उसको बोल दिया जाए। तो अनुमान लगाना कोर्ट का कार्य होता है और न्यायालय को यही राइट मिलना चाहिए, न्यायालय का ही ये राइट होना चाहिए कि अगर उसे ओपिनियन लेना है तो वो किसी थर्ड पर्सन का ले, है ना। अगर हर गवाह को आप ये कह दोगे कि वो इस पर अपना ओपिनियन दे तो फिर कोर्ट का काम क्या रह जाएगा। तो वही सारी बातें कोर्ट ने इस केस में कही हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 40। अब देखो धारा 40 क्या कहती है। अभी हमने सेक्शन 39 को समझा जो किसकी बात कर रहा था, एक्सपर्ट ओपिनियन की बात कर रहा था, यानी विशेषज्ञों की राय की बात कर रहा था। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है, तो सेक्शन 40 कहता है कि विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य यानी जो विशेषज्ञों की राय होती है, जो उनके ओपिनियन होते हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करता है। सेक्शन कहता है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं वे सुसंगत होते हैं अगर वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हों या फिर उनसे असंगत हो जब ऐसी राय सुसंगत हो। अब देखो जब सेक्शन पढ़ते हैं तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो ये सेक्शन कहता है कि कोई भी फैक्ट जो जनरली रेलेवेंट नहीं होता है, मतलब आम तौर पर वो सुसंगत नहीं है, वो रेलेवेंट हो जाएगा अगर वो सपोर्ट करे या इनकंसिस्टेंट जा रहे हों एक्सपर्ट ओपिनियन के। तो ये कहता है कि एक्सपर्ट का ओपिनियन अगर सेक्शन 39 में रेलेवेंट है तो कोई भी फैक्ट जो उस ओपिनियन का सपोर्ट कर रहा हो या उस ओपिनियन के अगेंस्ट आ रहा हो, अगेंस्ट मतलब असंगत हो, है ना, ये वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा, तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट माना जाएगा सेक्शन 40 में, चाहे वो अपने आप में रेलेवेंट ना भी हो। सरल शब्दों में अगर कहूँ तो एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन अगर सेक्शन 39 में रेलेवेंट हो गया तो एक्सपर्ट ओपिनियन के अगेंस्ट या उसके फेवर में कोई भी फैक्ट वो खुद ही रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन नंबर 40 में। ठीक, दृष्टांत देखेंगे। प्रश्न ये है कि क्या ए को विष दिया गया, मतलब क्या उसको पॉइजन दिया गया। ये फैक्ट रेलेवेंट है कि अन्य लोगों में भी जिन्हें वह विष दिया गया था, मतलब जिन्हें वो पॉइजन दिया गया था, उनमें सेम वही बिल्कुल लक्षण यहाँ पे दिखे जिनका वह उस विष के लक्षण होने के बारे में विशेषज्ञों ने पुष्टि की है। यानी जो एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है उस पॉइजन के बारे में, वही सेम बिल्कुल लक्षण जो है उन लोगों में भी दिखे जो ए में दिखे हैं, या फिर जो पुष्टि करते हैं या फिर जो उससे इनकार करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएगी। तो सेक्शन 40 यही बात करता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 41। अब देखो ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हस्तलेख। हस्तलेख मतलब हैंड राइटिंग की, है ना, या फिर हस्ताक्षर। हस्ताक्षर मीन सिग्नेचर। तो दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, या तो हैंड राइटिंग या फिर सिग्नेचर। तो हस्तलेख या हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है,
उसके बारे में ओपिनियन कब रेलेवेंट है। तो यहाँ पर इस सेक्शन में कहा गया है कि जब कोर्ट को किसी भी व्यक्ति के बारे में ये राय बनानी हो जिसके द्वारा कोई दस्तावेज लिखा गया है या किसी डॉक्यूमेंट को साइन किया गया है, तब उस व्यक्ति के हैंडराइटिंग से जिसके द्वारा वो लिखा गया है या साइन किया गया है, ये अनुमान किया जाता है कि भाई वो परिचित व्यक्ति की वो राय है। परिचित व्यक्ति की ये राय है कि वो उस व्यक्ति द्वारा ही लिखा गया है या हस्ताक्षरित किया गया है। जब लिखा गया हस्ताक्षरित नहीं किया गया था, ये रेलेवेंट फैक्ट है। मतलब आप जानकार व्यक्ति से ही ओपिनियन ले सकते हो कि भाई क्या ये वाकई में उसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग है, या क्या वाकई में ये डॉक्यूमेंट जिस पर साइन हुए हैं क्या उसी व्यक्ति के सिग्नेचर हैं। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है परिचित व्यक्ति। परिचित व्यक्ति मतलब जो भी जानकार होंगे, तो यहाँ पर यही बताया गया है। अगर हम स्पष्टीकरण की बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो ये हमें बताता है कि कब मानेंगे कि कोई व्यक्ति किसी की हैंडराइटिंग को पहचानता है। ये आप कब मानोगे, कब आप ये कहोगे कि भाई ये जो व्यक्ति है ये उसकी हैंडराइटिंग पहचानता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले उसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा हो, तभी तो आप कहोगे ना कि ये जानता है कि हैंडराइटिंग उसी की है। या तो उसने लिखते देखा हो, या खुद अपने द्वारा कोई रिटन डॉक्यूमेंट के आंसर में, उसके उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई होने वाली डॉक्यूमेंट को उसने प्राप्त किया हो, यानी उस पर्सन के लिखे हुए डॉक्यूमेंट को वो रिसीव किया हो उसने। या अपने काम के दौरान कारोबार के मामूली अनुक्रम में उसके लिखे हुए डॉक्यूमेंट को उसने बार बार देखा हो। तो इन सभी को हम कहेंगे कि ये लोग जो हैं वो हैंडराइटिंग या जो भी सिग्नेचर हैं उसको पहचानते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ आई। अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की। देखो अभी हमने पढ़ा सिर्फ हस्ताक्षर के बारे में और हैंडराइटिंग के बारे में, अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। तो जब कोर्ट को किसी भी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में कोई भी ओपिनियन बनाना हो, कोई भी राय बनानी हो, तो वहाँ पर किसका रेलेवेंट फैक्ट यहाँ पे माना जाएगा, किसका ओपिनियन लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की यहाँ पे बात हो रही है। ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में राय बनानी हो तो उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ओपिनियन यहाँ पर रेलेवेंट फैक्ट है जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सर्टिफिकेट जिसने उसका जारी किया है। तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी यानी सर्टिफाइंग जो अथॉरिटी है उसने जो सर्टिफिकेट जारी किया है उसी के यहाँ पे ओपिनियन चलेगा और वो रेलेवेंट फैक्ट होगा यहाँ पर। ठीक, ये चीज़ें समझ में आई। अच्छा, इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो फर्स्ट था ना, फर्स्ट सबसेक्शन, इसका एग्जाम्पल ये है, मान लो अगर कोर्ट को ए की हैंडराइटिंग, जो ए है उसकी हैंडराइटिंग या सिग्नेचर के बारे में राय बनानी हो कि कोई डॉक्यूमेंट ए की हैंडराइटिंग में है या नहीं, या कोई सिग्नेचर ए का है या नहीं, तो इस सेक्शन के हिसाब से उन लोगों का ओपिनियन लिया जाएगा जिन्होंने ए को लिखते हुए देखा हो, या वो जानते हो कि ये तो भाई ए की हैंडराइटिंग है या ए के सिग्नेचर है। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे इस सेक्शन का। ठीक, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 42। ये क्या कह रहा है, ये बात कर रहा है साधारण रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में। यानी कोई भी जनरल कस्टम है, राइट है, वो कब रेलेवेंट होगा, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में अगर राय बनानी हो तो सेक्शन नंबर 42 के हिसाब से जब न्यायालय को किसी भी साधारण रूढ़ी अधिकार के एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय, देखो यहाँ पे रेलेवेंट मानी जाएगी, जो अगर उसका अस्तित्व होता तो वे संभवतः उसे जानते होते। यानी कि जनरल कस्टम और राइट की एग्जिस्टेंस के बारे में उन लोगों का ओपिनियन यहाँ पर रेलेवेंट माना जाएगा, जो लोग जानते थे, उसके बारे में जानते थे, उनकी राय यहाँ पे ली जाएगी। और उन लोगों का ओपिनियन यहाँ पे रेलेवेंट होगा जो उस जगह पर, उस सोसाइटी में रहते हैं। अगर वो कस्टम या राइट होता तो उन्हें उसके बारे में पता होता। ठीक, अच्छा एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि साधारण रूढ़ी अधिकार में ऐसी रूढ़ियाँ और राइट, मतलब वो सारे कस्टम और राइट्स आते हैं जो व्यक्तियों के किसी बहुत बड़े सामान्य वर्ग, है ना, बड़ा वर्ग जो होता है व्यक्तियों का, उनके किसी काफ़ी बड़े वर्ग के लिए सामान्य हो, मतलब जनरल हो। तो इसमें ऐसे लोगों का ओपिनियन आप ले सकते हो जो फैमिली के लोग हों या वहाँ पर रहने वाले लोग हों, क्योंकि देखो ये संभाव्य है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि उन्हें ज़्यादा पता होता है। ठीक, तो सेक्शन 42 बस इसी तरीके से जनरल कस्टम और राइट्स की बात करता है। ठीक,
इसमें एक यहाँ पर इलस्ट्रेशन भी है। जब हम इस सेक्शन को देखते हैं, इसमें बताया गया है कि किसी भी विशिष्ट गांव के जो ग्रामीण होते हैं, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर कोई वहाँ पर कुआं वगैरह है तो उसके पानी का वो यूज़ करते हैं। तो उनके पास जो उस पानी को यूज़ करने का राइट है, वो इस सेक्शन के अंदर उनका जनरल राइट होगा, उनका साधारण अधिकार होगा। तो वो इस सेक्शन में यहाँ पर इलस्ट्रेशन भी दिया गया है जब आप बेयर एक्ट देखते हो। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 43। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा 42 में, जनरल कस्टम्स एंड राइट के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 43 में प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में। मतलब यहाँ पे जो हमारी प्रथाएं होती हैं, जो यूजेजेस होते हैं, जो प्रिंसिपल सिद्धांत वगैरह होते हैं, अगर उनके बारे में कोई ओपिनियन बनाना हो तो उसके बारे में क्या यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है इस सेक्शन में कि जब कोर्ट को मनुष्य की किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं और सिद्धांतों के बारे में, किसी भी धार्मिक पूर्त प्रतिष्ठान के गठन या शासन के बारे में, या विशिष्ट जिलों, विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा यूज़ में लाए जाने वाले वर्ड्स के बारे में अगर कोई ओपिनियन बनाना हो तो किसका ओपिनियन चलेगा, किसका ओपिनियन यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा? ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों का ओपिनियन यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट होगा। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका मतलब क्या है? जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपका आ सकता है कोई भी फैमिली या कोई भी निकाय या कोई बॉडी, कुछ भी हो सकता है, उनकी जो भी प्रथाएं, जो सिद्धांत हैं, क्योंकि देखो हर कम्युनिटी की अपनी अलग अलग प्रथाएं होती हैं, ठीक है ना। और सेकंड में आ सकता है किसी भी धार्मिक पूर्त प्रतिष्ठान का मतलब कोई भी फाउंडेशन है जो रिलीजियस है या चैरिटेबल है, तो उसका यहाँ पर क्या होगा, उनका कॉन्स्टिट्यूशन या उनका गवर्नेंस कैसे हुआ, जैसे उनका आधार क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, उनकी कोई कमेटी बनी हुई है, तो उसके संबंध में यहाँ पर उनको काम करना होता है। तो एक तरीके से सेकंड वाले में रिलीजन से रिलेटेड बात हो रही है। नेक्स्ट है विशिष्ट जिलों या विशिष्ट वर्गों वाला, है ना। तो इसमें किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है कोई, उसमें या पर्टिकुलर क्लास है, उसके लोगों के द्वारा जो भी वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, इसको जानने के लिए यहाँ पर उन लोगों का ओपिनियन लेंगे जो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रखते हो, ज्ञान के विशेष साधन रखते हो। तो ये यहाँ पर आते हैं और वो जो भी ओपिनियन देंगे तो वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने पोजीशन के बेसिस पर ही देते हैं। तो इस सेक्शन 43 प्रथाओं की और सिद्धांतों की बात करता है। सेक्शन नंबर 44 नातेदारी के बारे में राय। अब यहाँ पे जिस ओपिनियन की बात हो रही है वो रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो नातेदारी के बारे में अगर कोई ओपिनियन बनाना हो तो उसमें क्या देखना होगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि जब कोर्ट को रिलेशनशिप के बारे में कोई भी ओपिनियन फॉर्म करना हो, कोई भी राय बनानी हो, तो वो किसका ओपिनियन लेगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा स्पष्ट राय सुसंगत तथ्य होगी जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन है। अब यहाँ पर इसके कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, लेकिन इसको समझने से पहले यहाँ पर ओपिनियन किसका लिया जाएगा ये समझो सिंपल वर्ड्स में। तो एक तो ओपिनियन लिया जाएगा फैमिली मेम्बर्स का, जो भी फैमिली मेम्बर होगा, या फिर वो पर्सन जिन्हें मीन्स ऑफ नॉलेज हो। ठीक लिखा है ना कि या तो कुटुंब के सदस्य के रूप में उस विषय के बारे में यहाँ पर उन्हें स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो, तो उसका यहाँ पे ओपिनियन लिया जाएगा। अब मीन्स ऑफ नॉलेज में कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे कोई टीचर हो सकता है, कोई कॉलेज वाले भी बता सकते हैं, या अगर मकान मालिक है तो उससे पूछ सकते हो कि भाई जो किराएदार है क्या वो भाई बहन है या नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला है कि सेक्शन 44 में ये बताया गया है कि ओपिनियन बिल्कुल नहीं लिया जाएगा जब इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 यानी कि जो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 है उसमें मैरिज की अगर प्रोसीडिंग्स चल रही है, वैवाहिक कार्यवाहियाँ चल रही हैं। और सेकंड बात हो रही है बीएनएस की। बीएनएस के सेक्शन नंबर 82 और 84 के अंडर अगर प्रोसिक्यूशन चल रहा हो, यानी बाइगेमी की कार्यवाहियाँ चल रही हो, द्विविवाह की कार्यवाहियाँ चल रही हो, तो फिर इन लोगों का ओपिनियन नहीं चलेगा। तो ये सेक्शन सिंपली हमें बताता है कि जब भी कोर्ट को ये राय बनानी हो कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, जैसे बच्चों का रिश्ता है ना अपने फैमिली के साथ, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता,
भाई बहन का। तो इस तरीके के अगर कोई भी रिलेशन है, कोर्ट को क्या करना है, इनके बारे में ओपिनियन बनाना हो, तो ऐसे पर्सन्स की राय यहाँ पे रेलेवेंट होगी जो या तो उनका फैमिली मेम्बर है या बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है उनसे, या नेचुरली उनको पता है, जैसे आस पड़ोस के लोग, कि हाँ भाई इनके कंडक्ट से ये बात पता लगती है कि उनका क्या रिलेशन है, तो उनकी राय यहाँ पर ली जाएगी। ठीक, यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दिया गया है। प्रश्न यह है कि क्या जो ए है वो बी का धर्मज पुत्र है। तो यहाँ पर ये रेलेवेंट है कि कुटुंब के जो मेंबर्स हैं, उनके जो फैमिली मेंबर हैं, उनके द्वारा ए को हमेशा उस रूप में ही माना जाता था। तो सिंपली यहाँ पे बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन है। सेम इलस्ट्रेशन इसलिए है कि देखो सेक्शन को के बारे में बिल्कुल बात कर रहा है, यहाँ पे फैमिली मेंबर की ही बात हो रही है, या फिर स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज से आप पूछोगे, जिनको पता है कि भाई हाँ ये तो क्लोजली कनेक्टेड है। सेक्शन नंबर 45 क्या बात करता है कि राय के आधार कब सुसंगत है, कब जो ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन है वो कब रेलेवेंट है। सेक्शन कहता है कि जब कभी किसी भी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार जिन पर वह आधारित है वो भी सुसंगत है। ठीक, यानी एक साइंटिस्ट ने यहाँ पर देखो, इसको समझने से पहले ये समझो कि इसमें है ना एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। इलस्ट्रेशन में कहा गया है कि कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी एक्सपर्ट है, वो अपनी राय बनाने के लिए उसके द्वारा जो भी प्रयोग किए गए, जो भी प्रैक्टिकल वगैरह किया गया, उसका वो यहाँ पे विवरण दे सकता है। जैसे एक साइंटिस्ट है, उसने ओपिनियन तो दे दिया, लेकिन वो ओपिनियन किस ग्राउंड पर रेलेवेंट है, किन आधारों पर सुसंगत है, ये सेक्शन 45 हमें बताता है। तो जो भी ग्राउंड है वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे। मतलब अगर किसी ने अपना ओपिनियन दिया तो वो ओपिनियन किस आधार पर दिया, अगर उसका ओपिनियन सही है तो फिर वो आधार भी अपने आप ही रेलेवेंट हो जाएंगे जिस आधार पर उसने ओपिनियन दिया। जैसे अगर कोई लिविंग पर्सन है, उसकी राय रेलेवेंट है, और ये सेक्शन इस बारे में ही बात नहीं करता कि ओपिनियन एक्सपर्ट क्या है या नॉन एक्सपर्ट क्या हो। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि सेक्शन 39 से लेके जो 44 तक है उसका ओपिनियन होना चाहिए। तो किस ग्राउंड पर ओपिनियन दिया है वो ग्राउंड्स भी रेलेवेंट होंगे लास्ट वाले सेक्शन में 45 के अंदर। क्योंकि देखो कोर्ट को सिर्फ ओपिनियन ही नहीं, उसके ग्राउंड्स भी समझने हैं, ये चीज़ ध्यान रखो। कोर्ट ये तो पूछेगी ना कि आपने किस ग्राउंड पर ये ओपिनियन दिया है, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा आपका सेक्शन नंबर 45 में, है ना। जैसे कोर्ट ये पूछ सकता है कि जो ओपिनियन दिया गया है उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, क्या ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर ये ओपिनियन दिया गया है। और ओपिनियन के ग्राउंड्स इसलिए ज़रूरी होते हैं जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि वो ओपिनियन सही भी है या नहीं, कहीं गलत ओपिनियन तो नहीं दे दिया। तो इसलिए उसके ग्राउंड्स के बारे में भी पता लगाया जाता है। तो आई होप आज का जो ये हमारा टॉपिक था सेक्शन 39 से लेके 45 तक, जो एक्सपर्ट के ओपिनियन की, थर्ड पर्सन के ओपिनियन की बात करता है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक आपको आज का अच्छा लगा होगा, मैं यही आशा करती हूँ। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बीएसए के नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।